सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा मेजरमेंट वाला चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का 5th चैप्टर है जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ। 4 चैप्टर हमारे अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। 5वें चैप्टर का नाम है फ्रिक्वेंसी मीटर। ठीक है, मतलब 5वें चैप्टर का नाम है मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। बट अब जो हम लोग पढ़ना है, अभी तक हमने काफ़ी सारे मीटर्स पढ़ लिए हैं। अब हमारा आएगा फ्रिक्वेंसी मीटर की। फ्रिक्वेंसी हम लोग किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, बिकॉज फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो फ्रिक्वेंसी आप लोगों को पता है इंडिया में कितनी फ्रिक्वेंसी है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। इंडिया में जो रेटेड फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। इंडिया में रेटेड फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। आप लोग अगर जीएसएस में ट्रेनिंग वगैरह करी हो, कभी आप लोगों ने देखा हो, तो वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स लगा होता है जो कि कंटिन्यू में फ्रिक्वेंसी वेरिएशन दिखाता रहता है। और ये वेरिएशन लगभग 49.5 से लेके 51.5 तक की ज़्यादा वेरिएशन होता है। ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, इससे भी कम होता है। हालांकि 49.8 से लेके 51.2 यहाँ तक वेरिएशन होता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। बट आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। कैसे? मेगा हर्ट्स आपने फ्रिक्वेंसी सुनोगी, गीगा हर्ट्स, किलो हर्ट्स। तो ये जो फ्रिक्वेंसी होती है ये सारी होती है इलेक्ट्रॉनिक फ्रिक्वेंसी, क्योंकि इसमें क्या है, सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। इस हाई फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है। देखेंगे फ्रिक्वेंसी मीटर विद्युत उत्पादन एवं विद्युत केंद्र पर एसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र फ्रिक्वेंसी कहलाता है। ये अनेक प्रकार का होता है, जैसे कि रीड टाइप का फ्रिक्वेंसी मीटर, विद्युत डायनामो फ्रिक्वेंसी मीटर, मूविंग आयरन फ्रिक्वेंसी मीटर और इलेक्ट्रॉनिक फ्रिक्वेंसी मीटर। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो कि फ्रिक्वेंसी मीटर के हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सारे जो टाइप्स हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आता है रीड टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर। रीड टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर क्या होता है? ये यंत्र पदार्थों की प्राकृतिक कंपन आवृत्ति पर आधारित होता है। प्रत्येक वस्तु एक प्राकृतिक कंपन आवृत्ति, मतलब देखो हर चीज़ की क्या एक फ्रिक्वेंसी होती है। मेरी खुद की एक फ्रिक्वेंसी है, मेरी जो वॉइस है उसकी एक अलग फ्रिक्वेंसी है, तभी तो वो आपको इतनी सारी फ्रिक्वेंसी वातावरण में है। बट आपको वही आवाज़, ठीक है, हर साउंड की एक अलग फ्रिक्वेंसी होती है। तो हर चीज़ की एक कंपन आवृत्ति होती है, तो उसके आकार ज़्यादा भार पर निर्भर करती है। यदि वस्तु को किसी कंपनशील माध्यम में रखा जाए, मानो किसी वस्तु का कंपनशील माध्यम में रखोगे तो वो कंपन करने लगेगी। और उस स्थिति में यदि माध्यम की आवृत्ति वस्तु की प्राकृतिक कंपन आदि, मान लो कि मीडियम की जो आवृत्ति है, जो मीडियम भी भाई 50 हर्ट्ज पे आप दोलन करेगा, और जो मैंने जिस पे रखा है जो वाइब्रेट कर रहा है वो भी अगर 50 हर्ट्ज पे कर रहा है, तो वस्तु के कंपनों का आयाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि इसको कैसे करते हैं, देखिए मैं आपको बताऊँ। आपने फ्रिक्वेंसी मीटर अपने लैब में देखा होगा, इस तरह की बाहर पत्तियाँ निकली हो रहती है, इस तरह की बाहर पत्तियाँ निकली रहती है। और हर पत्ती पे होता है भाई 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 और इधर ऐसे ही 40 से और लेकर 60 तक इसमें रहते हैं लगभग। ठीक है, अब आपको क्या है, एकदम एक तो नज़र जिसकी अच्छी होगी उसको देखेगा। जैसे आप सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो जो पत्ती बहुत ऐसे ना वाइब्रेट तेज करती है, जैसे अभी मेरे को आपको मेरा हाथ ऐसे दिखाई नहीं दे रहा वाइब्रेट, इसी तरह से ये पत्ती वाइब्रेट करती है और हमें दिख जाता है हाँ भाई जो जिस नंबर की पत्ती वाइब्रेट करेगी वही नंबर की पत्ती हमारी क्या कर रही होगी, कंपन कर रही है, यानी कि उतनी ही हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। तो इस यंत्र में एक चुंबक होता है जिसमें 7 से 8 लोहे की पत्तियां होती है। देखिए मैंने बताया ना, ये जो लोहे की पत्तियां होती है जो कि रीढ़ से जुड़ी रहती हैं, पत्तियां एल आकार की, दिखाया ना, जैसे एल आकार की पत्तियां होती हैं और उनकी मुड़ी हुई भुजा पर सफ़ेद पेंट लगा दिया जाता है, जैसे कि आपको देखें। इन पत्तियों की चौड़ाई लगभग 4 mm, इतनी हल्की बहुत चौड़ी होती है, और मोटाई लगभग 0.5 mm रखी जाती है। पत्तियों की प्राकृतिक कंपन आवृत्तियों में उनकी मोटाई के आधार पर भिन्नता होती है। आधी साइकिल का अंतर रखा जाता है और पत्तियों की आवृत्ति के बढ़ते क्रम को एक लाइन में लगाया गया, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 इस तरह से लगाई जाती है। देखिए ये मीटर होता है, अभी पत्ती है तो मान लो कि भाई इधर 41, 42, 43, तो जो नंबर की जितनी फ्रिक्वेंसी होगी ना उसी नंबर की पत्ती क्या है, कंपन करने लगेगी, उसी नंबर की पत्ती कंपन करने लगेगी। तो ये होता है आपका रीड टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर। रीड टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर ये होता है। अब देखिए वर्किंग क्या करता है। जब यंत्र को सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो विद्युत चुंबक एक परिवर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जो कि सोर्स फ्रीक्वेंसी परिवर्तित होने पर परिवर्तित होता है। अब जैसे जैसे सोर्स की फ्रीक्वेंसी परिवर्तित होगी वो परिवर्तित होगा। जिस पत्ती की प्राकृतिक कंपन आवृत्ति, मानो कि कोई भी पत्ती की जो नेचुरल कंपन है, कंपन आवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र की परिवर्तन दर के बराबर होगी, तो वो पत्ती अधिक आयाम के साथ कंपन करेगी। यानी कि जिस पत्ती का प्राकृतिक कंपन उस चुंबकीय क्षेत्र के जो परिवर्तन हो रहा है उसके प्राकृतिक कंपन के बराबर है, तो वही पत्ती क्या है, कंपन करेगी। यंत्र में हाफ साइकिल के अंतर पर पत्तियों की संख्या के बराबर ही फ्लैग बने होते हैं और प्रत्येक फ्लैग पर आवृत्ति का मान अंकित होता है। इस प्रकार अधिक आयाम के साथ कंपन करने वाली पत्ती ही, मानो कि जो ज़्यादा आयाम के साथ बहुत, ठीक है, थोड़ी थोड़ी पत्ती तो मूवमेंट करेगी हर कोई, बट जो ज़्यादा मूवमेंट करे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगी, वही पत्ती हमारी सोर्स फ्रिक्वेंसी होगी। माने कि जो उस पत्ती पे जो नंबर लिखा होगा वही हमारा सोर्स फ्रिक्वेंसी होगा। तो ये होता है आपका रीड टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर। स्पेसिफिकेशन क्या है, ये यंत्र सोर्स वोल्टेज परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है और यह यंत्र 1/2 चक्र से कम आवृत्ति के अंतर को नहीं, यानी कि ऐसा नहीं कि हाफ साइकिल के चक्करों को पढ़ लेगा, फुल साइकिल होगी जब ये उसको पढ़ पाएगा, अच्छे से बता पाएगा।
अगला आता है विद्युत डायनामिक फ्रिक्वेंसी मीटर या फिर इलेक्ट्रोडायनामिक फ्रिक्वेंसी मीटर। ठीक है, इन शब्दों को आप इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें। ये एक प्रकार का मूविंग कॉइल मीटर है। ध्यान देखेंगे, डायनामो टाइप, मैंने आपको बताया था जब हमने डायनोमीटर टाइप वाटमीटर पढ़ा था। ये एक तरह का मूविंग कॉइल होता है, एक तरह का मूविंग कॉइल होता है जिसमें दो परमानेंट मैग्नेट के मध्य मूविंग कॉइल पर दो कॉइल एक दूसरे से 90 डिग्री पर, कौन कौन सी दो कॉइल थी, सीसी एंड पीसी, करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल, एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखी जाती हैं। ये डीसी पर कार्य करता है। ध्यान है आपको, डायनामोमीटर टाइप डीसी पर और इंडक्शन टाइप वाटमीटर एसी पर कार्य करता था। डीसी पर कार्य करता है और एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए इसमें दो ब्रिज रेक्टिफायर, अब एसी को डीसी में बदलना है तो आपको पता है रेक्टिफायर की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पे दो ब्रिज रेक्टिफायर प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें सप्लाई के साथ सामने रेजिस्टेंस एवं कैपेसिटर, यानी कि जो सप्लाई है उसके साथ में रेजिस्टेंस भी लगा दिए और कैपेसिटेंस भी लगा दिए। तो रेजिस्टेंस आर और कैपेसिटेंस सी के मान के अनुसार इस मीटर के द्वारा 40 से 60 हर्ट्ज, यानी कि आप जैसे जैसे आर और सी का मान परिवर्तित करोगे उस हिसाब से हम लोग फ्रिक्वेंसी नाप सकते हैं। जैसे कि 40 से 60 हर्ट्ज, 1200 से 2000 हर्ट्ज, 8000 से 12000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को मापा जा सकता है इलेक्ट्रोडायनामिक फ्रिक्वेंसी मीटर के द्वारा। कंस्ट्रक्शन देखें तो ये एक मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें क्या है, दो कॉइल होगी एक्स तथा वाई, दोनों कॉइल को एक स्पिंडल पर कनेक्ट करके दो ज्वाइल बेरिंग पर आलंबित किया जाएगा। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्शन तो पता होगी इसकी। देखिए, दो परमानेंट मैग्नेट है, दो कॉइल लगा दी यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस से कैपेसिटेंस लगाए, ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिए दो, ताकि एसी को डीसी में परिवर्तित किया जा सके। ये परमानेंट मैग्नेट है और ये दो कॉइल है। ठीक है, ये दो कॉइल लगा दी और ऊपर स्केल लगा दी मैंने 40 से 60 के बीच की फ्रिक्वेंसी नापने के लिए। तो स्पिंडल के साथ जुड़ा एक पॉइंटर होता है जो कि एक पूर्वांकित पैमाने पर, जो कि पहले से नापा हुआ पैमाना होता है, उस पर फ्रिक्वेंसी को दर्शाता है। क्योंकि यंत्र के प्रचालन के लिए डीसी की आवश्यकता है, अब यंत्र को चलाने के लिए डीसी की आवश्यकता है, तो हमने एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए दो ब्रिज रेक्टिफायर का कनेक्शन किया है। कॉइल एक्स के सीरीज में कैपेसिटर और कॉइल वाई के सीरीज में एक रेजिस्टेंस। ध्यान देना, आपसे पूछ सकता है कि भाई आपका जो भी डायनामोमीटर टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर होता है उसके सीरीज में, यानी कि रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं और कैपेसिटेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। दोनों कॉइल एक प्रबल स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में आलंबित होती हैं। ध्यान रखेंगे, इस टाइप के यानी कि डायनामो टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर ही रेशियो मीटर टाइप का फ्रिक्वेंसी मीटर कहलाता है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि रेशियो मीटर टाइप का फ्रिक्वेंसी मीटर क्या है। आप सोचो यार ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, भैया पढ़ाया था सर ने, जो डायनामोमीटर टाइप है वही रेशियो मीटर टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। वर्किंग मेथड, यंत्र को एसी सोर्स से जोड़ने पर कॉइल एक्स तथा वाई को ब्रिज रेक्टिफायर से रेक्टिफाइड डीसी प्राप्त हो गई। चलो डीसी आ गई। अब सामान्य अवस्था में दोनों वाइंडिंग में बराबर तथा विपरीत दिशा वाला टॉर्क, बराबर तो होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क उत्पन्न होगा और संकेतक 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को दर्शा देगा। फ्रिक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज से कम अथवा कॉइल अधिक होने पर कैपेसिटर सी के कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण कॉइल एक्स का टॉर्क क्रमशः अधिक तथा कम होता जाता है। यानी कि क्या है, सी बैलेंस करने के लिए लगाया है, कैपेसिटर बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। इस प्रकार फ्रिक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज से कम या अधिक होने पर परिणामी टॉर्क क्रमशः कम या अधिक होता है। जैसे जैसे अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो टॉर्क कम होगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारा टॉर्क भी अपना बढ़ जाएगा। और संकेतक पूर्वांकित पैमाने पर आवृत्ति का कम या अधिक मान दर्शाया जाता है। तो ये है आपका डायनामोमीटर टाइप। ठीक है, इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर। स्पेसिफिकेशन देखेंगे, यह यंत्र वोल्टेज परिवर्तनों से, यानी कि वोल्टेज में जो चेंज होते हैं ना, उससे ही बिल्कुल अप्रभावित रहता है। इस यंत्र का पैमाना अनुपातिक होता है, यानी कि समान रेशो में बटा हुआ होता है, समान रेशो में बटा हुआ होता है। आपको पता है ना, डायनामोमीटर टाइप समान रेशो में बटा हुआ होता है, बिल्कुल। सामान्यतः इस यंत्र के द्वारा एक लघु आवृत्ति माप सीमा जैसे कि 40 से 60 हर्ट्ज के अंतर्गत ही आवृत्ति का मापन किया जा सकता है, परंतु कैपेसिटर तथा रेजिस्टेंस के मान में परिवर्तन करके अन्य सीमाएं भी, यानी कि आप ज़्यादा रेट का कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस जो भी प्रयोग करना है ज़्यादा कम आप करके इसकी रेंज को बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज तक करेगा, नहीं, ये उससे ज़्यादा भी कर सकता है, 2000-3000 हर्ट्ज तक भी मेजरमेंट कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है आपका मूविंग आयरन फ्रिक्वेंसी मीटर। तो ये मूविंग आयरन फ्रिक्वेंसी मीटर क्या होता है और कैसे वर्क करता है देखते हैं। ये एक मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट, बहुत अच्छी बात है, जिसमें कॉइल स्थिर रखी जाती है और दो कॉइल क्रमशः एक्स तथा वाई कनेक्ट की जाती है जो एक दूसरे के समकोण पर, बिल्कुल सही बात है। दोनों कॉइल के मध्य में एक स्पिंडल कनेक्ट रहता है, उससे जुड़ी नरम लोहे की पत्ती और एक संकेतक होता है। चलिए, तो बाकी हमारे इतने काम का है नहीं, कोई नहीं, हटाओ इसे। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि कॉइल एक्स के सीरीज में रेजिस्टेंस आर तथा पैरेलल में एल एक इंडक्टर जुड़ा रहता है और कॉइल वाई के सीरीज में एक इंडक्टर तथा पैरेलल में आर, यानी कि जो एक कॉइल एक्स है उसके सीरीज में तो रेजिस्टेंस, पैरेलल में इंडक्टर, और कॉइल वाई के सीरीज में इंडक्टर और पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है।
इन दोनों कॉइल्स को कॉइल एल के साथ सीरीज में कनेक्ट करके एसी सोर्स से जोड़ लिया जाता है। देखिए इस सब के अलावा फिर ये जो दोनों कॉइल आई, इन दोनों कॉइल को एक इंडक्टर लगा के एसी सोर्स से सप्लाई दे दी जाती है। तो वर्क कंस्ट्रक्शन ध्यान रखने योग्य होती है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन को ध्यान रखना आवश्यक है। वर्किंग क्या है, अब जैसे ही मैं यंत्र को इसी सोर्स से जोड़ने पर दोनों कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जो दोनों कॉइल थी एक्स और वाई, दोनों में से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगी। टॉर्क एक समान होगा लेकिन विपरीत पोलैरिटी का होगा। अब जो सोर्स आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज से अधिक हो जाता है तो कॉइल L2 का इंडक्टिव, अब जैसे मान लो कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से बढ़ गई तो जो L2 कॉइल लगाई थी मैंने X के साथ, उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाने के कारण कॉइल X में से कॉइल Y की अपेक्षा अधिक करंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ गया तो कॉइल X में से तो ज़्यादा करंट फ्लो होगी और कॉइल Y में से कम करंट फ्लो होगी। फलतः कॉइल X का चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल हो जाता है और यंत्र हाई विक्षेप दर्शाने लगता है। ठीक है, यंत्र का हाई विक्षेप दर्शाएगा। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो रिएक्टेंस बढ़ेगा फिर L1 कॉइल का बढ़ेगा तो सारी करंट Y में से फ्लो होगी, तो X में से कम करंट फ्लो होगी तो यानी कि विक्षेपण दुर्बल हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र Y कॉइल का चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे इंडक्टर कनेक्ट है सीरीज में, दुर्बल हो जाएगा, जिस वजह से हमारा कम फ्रीक्वेंसी शो होगी, जिस वजह से कम विक्षेप दर्शाएगा और मुझे कम फ्रीक्वेंसी शो हो जाएगी। मान लें यदि सोर्स फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज पर स्थिर रहता है तो दोनों कॉइल के बराबर टॉर्क उत्पन्न होता है और संकेतक मध्य स्थिति पर स्थिर रहता है। इस यंत्र के द्वारा फ्रीक्वेंसी का मापन यथार्थता के साथ नहीं किया जा सकता, केवल पूर्व निर्धारित मान से अधिक तथा कम होने पर ही पता। आपने देखा ना भाई, एक जगह पे फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज़्यादा होगी जो आपने फिक्स किया है, अब या तो इस तरफ झुकेगा या इस तरफ झुकेगा, इसीलिए एक्यूरेट नापना इससे संभव नहीं है। कम या ज़्यादा हो तभी ये काम में आता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं किया जाता। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी मीटर। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी मीटर बड़ा आसान है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर आधारित होता है जिसमें प्राय LED प्रयोग किए जाते हैं। इस मापक यंत्र की माप सीमा बहुत अच्छी रहती है, जैसे कि 40 से 60 हर्ट्ज। बाकी और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। वैसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होती है, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वहीं पर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे पावर फैक्टर मीटर की। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए पावर फैक्टर क्या होता है। हम बात करेंगे पावर फैक्टर सिर्फ AC में होता है, DC में बिल्कुल नहीं होता। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पावर फैक्टर जो होता है वो AC क्वांटिटी में होता है, यानी कि AC करंट में होता है, DC करंट में नहीं होता। अब ध्यान रखेंगे एक फॉर्मूला होता है पावर, इसे आप W भी कह सकते हो, ठीक है, पावर या W कुछ भी कह सकते हैं, = VI cos φ, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो V वोल्टेज, I करंट और cos φ होता है पावर फैक्टर। अब मान लो अगर आपको cos φ निकालना है तो V के अपॉन में क्या भेजोगे आप, I, V और I। तो ये बात हुई सिंगल फेज की। मगर यदि थ्री फेज की बात करें, तो क्या होगा, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से, और इस कंडीशन में मैं लाइन करंट और लाइन वोल्टेज लूँगा तो VL और IL हो जाएगा। अब देखिए इसने क्या है, VL को EL लिख रखा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए हम सिंगल फेज तथा थ्री फेज में इस तरह से देखिए, सिंगल फेज का तो आ गया W/EI और थ्री फेज में W/√3 EL/IL आ गया। EL क्या है, थ्री फेज लाइन वोल्टेज, थ्री फेज लाइन करंट, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। परंतु इस विधि में कई मापक यंत्र जैसे वाटमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर आदि प्रयोग करने पड़ते हैं, जिसके कारण पाठ्यांक लेने, गणना करने आदि में त्रुटि हो जाती है। अब मान लो कि आपको पावर फैक्टर निकालना है तो आपको वोल्टेज, करंट और वाटमीटर की रीडिंग पता होनी चाहिए जब आप निकाल सकते हो। अब तीनों की रीडिंग अलग अलग आएगी अलग अलग समय पर, जिससे क्या है आप कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा बहुत संभावना रहती है त्रुटि की। इसके लिए पावर फैक्टर के लिए अलग से यंत्र बनाए गए जिन्हें AC सर्किट के पावर फैक्टर का मान सीधे ही गणना की जा सके। तो इसीलिए पावर फैक्टर मीटर अब 3 तरह के हुए, एक तो सिंगल फेज, फिर थ्री फेज और मूविंग आयरन टाइप का पावर फैक्टर। 3 तरह के पावर फैक्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर। तो सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर क्या होता है, ये एक डायनामोमीटर टाइप का मूविंग यंत्र है। अब ऐसा नहीं कि डायनामोमीटर है तो सिर्फ DC पे कार्य करेगा, नहीं, डायनामोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें तांबे के मोटे तार से बनाई गई 2 करंट कॉइल, आपको पता है करंट कॉइल को 2 भागों में बांट दिया, तथा ज्वेल बेरिंग पर आलंबित एक स्पिंडल पर तांबे के महीन तार से बनाई गई 2 प्रेशर कॉइल होती है। तो 2 करंट कॉइल और 2 प्रेशर कॉइल लगाई जाती है। ध्यान रखेंगे जब आपने डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर पढ़ा था तो उसमें करंट कॉइल तो 2 थी मगर प्रेशर कॉइल एक थी। यहाँ पे 2 करंट कॉइल और 2 प्रेशर कॉइल है, देखिए होती है, जिन्हें एक दूसरे से समकोण पर रखा जाता है। करंट कॉइल को लोड के सीरीज में लगाया जाता है और प्रेशर कॉइल को लोड के साथ पैरेलल में लगाया जाता है। एक प्रेशर कॉइल के सीरीज में एक रेजिस्टेंस तथा दूसरे के सीरीज में एक चौक लगाई जाती है, यानी कि जो प्रेशर कॉइल है उनमें एक के साथ तो आपने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, और एक के साथ आपने क्या लगा दिया, चौक लगा दी। चलिए तो डायग्राम देखेंगे पावर फैक्टर मीटर का किस तरह से होता है। देखिए इस तरह तो दिखाएगा लैगिंग, इस तरफ दिखाएगा आपको लीडिंग, और बीच में यूनिटी पावर फैक्टर होता है।
दूसरी बात, 2 करंट कॉइल लगा दी और 2 प्रेशर कॉइल लगा दी। तो करंट कॉइल देखेंगे, करंट कॉइल को क्या करा, सीरीज में कनेक्ट कर दिया लोड के साथ डायरेक्टली। और प्रेशर कॉइल को देखेंगे, अब ये प्रेशर कॉइल इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और सप्लाई तो आएगी ही प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल दोनों में। एक प्रेशर कॉइल के साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट करा और दूसरे के साथ चौक कनेक्ट कर दी। एक के साथ रेजिस्टेंस और दूसरे के साथ चौक को कनेक्ट कर दिया गया है। डायग्राम हम देख सकते हैं और डायग्राम बनाना आना चाहिए। वर्किंग, अब जैसे ही सोर्स को, यंत्र को, इंस्ट्रूमेंट को आप लोग सोर्स से सप्लाई दोगे तो लोड से कनेक्ट करने पर एक प्रेशर कॉइल की विद्युत धारा वोल्टेज से इन फेज रहती है। और जो प्रेशर कॉइल पीसी बने उसकी इलेक्ट्रिकल करंट तो वोल्टेज के इन फेज रहेगी, क्योंकि उसके सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्ट है। जब भी आपको पता है रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा तो वोल्टेज और करंट एक ही फेज में रहते हैं, ठीक है, वोल्टेज और करंट एक ही फेज में रहते हैं। तथा दूसरी प्रेशर कॉइल PC2 क्या होगा, विद्युत करंट सर्किट में चौक सर्किट कनेक्ट होने के कारण वोल्टेज से, अब चौक यानी कि इंडक्टर कनेक्ट है तो 90 डिग्री का फेज अंतर रहता है। पावर फैक्टर का मान इकाई होने पर, यानी कि अगर यूनिटी है तो लोड करंट वोल्टेज के इन फेज रहेगी तब यूनिटी होगा। और यंत्र का संकेतक एक दर्शाएगा। जब इंडक्टिव लोड के कारण, यानी कि जो चौक लगाई तो इंडक्टिव लोड होगा तो पावर फैक्टर का मान इकाई से कम होता जाएगा, यानी कि यूनिट लैगिंग की तरफ। और लोड करंट वोल्टेज से पश्चगामी, यानी कि देखिए इस तरफ होता जाएगा। और जब प्रेशर कॉइल P2 लैगिंग पावर फैक्टर दर्शाने लगेगी। और इसी तरह से जब मान लो कि कैपेसिटिव पावर फैक्टर होगा, यानी कि लीडिंग होगा, तब वो इस तरफ आपको रिफ्लेक्शन देगी। इस यंत्र में बाल कमानी प्रयोग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि दोनों प्रेशर कॉइल पावर फैक्टर मान के अनुसार ही संकेतक सही सेट हो जाता है। तो यानी कि आपको कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ पे नहीं देना, कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं 3 फेज पावर फैक्टर मीटर की। तो इसमें 3 करंट कॉइल प्रयोग की जाएगी और प्रत्येक फेज के सीरीज में एक करंट कॉइल, यानी कि 3 फेज है तो तीनों फेज के सीरीज में एक एक करंट कॉइल लगा दी जाएगी। और ये तीनों कॉइल एक दूसरे से 120 डिग्री पर स्थापित रहती है। इसी प्रकार इस यंत्र में 3 प्रेशर कॉइल काम में ली जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, सिंगल फेज में 2 करंट कॉइल, 2 प्रेशर कॉइल, और 3 फेज पावर फैक्टर मीटर में 3 करंट कॉइल और 3 प्रेशर कॉइल। एक हाई रेजिस्टेंस वाले सीरीज रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट के माध्यम से प्रत्येक प्रेशर कॉइल को 2 फेज के मध्य संयोजित, यानी कि प्रत्येक कॉइल के 2 फेज के मध्य एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। और तीनों प्रेशर कॉइल को भी एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर रखते हुए एक स्पिंडल पर कनेक्ट किया जाता है। देखिए आप लोग देख सकते हैं R, Y, B और तीनों के साथ एक प्रेशर कॉइल, और तीनों की तीनों फिर लोड में गई। और इसी तरह से एक ही मान लो कोई भी फेज है तो वहाँ से हमने क्या करा, 3 प्रेशर कॉइल आपस में कनेक्ट कर दी, 3 प्रेशर कॉइल आपस में कनेक्ट कर दी। तो ये हो गया आपका 3 फेज पावर फैक्टर मीटर। अब वही नॉर्मल, जैसे ही आप यंत्र को 3 फेज सोर्स या लोड से कनेक्ट करेंगे तो तीनों करंट कॉइल तथा दोनों प्रेशर कॉइल द्वारा उत्पन्न घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर रोटेशन करेगा। अब यदि लोड, जो आपने लोड कनेक्ट किया है वो रेजिस्टेंस टाइप का है तो चुंबकीय क्षेत्र तो 0 हो जाएगा और संकेतक 1 दर्शाएगा। रिएक्टिव लोड के कारण जब दोनों घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र भिन्न भिन्न दिशा पर गति करते हैं तो प्रेशर कॉइल एक और विक्षेप दर्शाने लगेगी। यानी कि जैसा लोड है, कैपेसिटिव है तो भाई आपको लीडिंग पावर फैक्टर देगा, इंडक्टिव है तो लैगिंग देगा, और अगर रजिस्टिव है तो यूनिटी देगा। यह यंत्र बैलेंस तथा इम्बैलेंस दोनों प्रकार के लोड पर, ठीक है, 3 फेज में आपको पता है बैलेंस लोड होते हैं और इम्बैलेंस लोड होते हैं, दोनों प्रकार पे कार्य करता है। ये बैलेंस और इम्बैलेंस दोनों तरह के लोड पे कार्य करना आवश्यक है। चलिए अब जो नेक्स्ट है आपका मूविंग आयरन टाइप पावर फैक्टर मीटर। मूविंग आयरन टाइप पावर फैक्टर मीटर, चलिए इसे भी देख लेते हैं। सो मूविंग आयरन टाइप पावर फैक्टर मीटर क्या होता है, ये भी 3 फेज पावर फैक्टर मीटर है, ये भी 3 फेज पावर फैक्टर मीटर है और ये बैलेंस तथा इम्बैलेंस दोनों लोड पर प्रयोग किया जाता है। तो मूविंग आयरन भी 3 फेज पावर फैक्टर मीटर है। इसमें 3 करंट कॉइल होती है जिन्हें फील्ड वाइंडिंग के रूप में 120 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। इनमें प्राय करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा लाइन से कनेक्शन। अब मूविंग आयरन में क्या होता है, सिर्फ एक अंतर क्या है, करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा लाइन को सप्लाई दी जाती है। संकेतक का घुमाव फेज एंगल के तुल्य होता है। यह यंत्र मजबूत एवं सरल होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और सरल होता है क्योंकि इसमें प्रयुक्त सभी चारों कॉइल स्थिर प्रकृति वाली होती है, स्थिर प्रकृति वाली होती है, ध्यान रखेंगे। करंट कॉइल के बीचों बीच, करंट कॉइल है आपके, उसके बीचों बीच एक स्थिर कॉइल होती है जिसे एक उच्च मान वाले सीरीज रेजिस्टेंस के द्वारा 2 फेजेस से कनेक्ट किया जाता है। स्थिर कॉइल के स्पिंडल पर, जो स्थिर कॉइल है उसके स्पिंडल पर एक हल्की लोहे की पत्ती रहती है। स्थिर कॉइल के स्पिंडल पर एक हल्की लोहे की पत्ती रहती है जिसके साथ एक पॉइंटर भी जुड़ा रहता है। अब इस स्पिंडल के साथ में मैंने क्या करा, एक पत्ती जोड़ दी। तीनों करंट कॉइल द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थिर कॉइल को प्रभावित करते हैं। फलतः स्थिर कॉइल के मध्य बिंदु पर आलंबित लोह पत्ती एवं उससे जुड़ा संकेतक परिणामी बल की दिशा में प्रेक्षण दर्शाने लगता है। तो ये था आपका पावर फैक्टर मीटर, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, फ्रिक्वेंसी मीटर पढ़े और फ्रिक्वेंसी मीटर के 4 टाइप पढ़े। उसके बाद हमने पावर फैक्टर मीटर पढ़ा और पावर फैक्टर मीटर के 3 टाइप पढ़े। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम केवीए डिमांड। मैक्सिमम केवीए डिमांड अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमम केवीए डिमांड इंडिकेटर। आपको पता है आपके जो घरों में
रेटिंग्स होती है वो केवी में होती है। तो अब मैक्सिमम केवी डिमांड इंडिकेटर किस तरह से काम करेगा देखते हैं। चलिए, किसी उपभोक्ता को विद्युत स्थापना के लिए अधिकतम केवी आवश्यकता दर्शाने वाला, यानी मान लो कोई भी उपभोक्ता है, कंज्यूमर जैसे कि मैं हूँ, तो मेरी जो विद्युत स्थापना यानी कि मेरे घर के बाहर अधिकतम केवी दर्शाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वही मैक्सिमम केवीए आवश्यकता, ठीक है, मैक्सिमम केवीए डिमांड सूचक के अंदर कहलाता है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, 30 मिनट, हर 30 मिनट के अंतराल पर आपको केवी दर्शाएगा, यानी कि हर 30 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आपको केवी अंतराल दर्शाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होती है कंपेंसेटिंग कमानी होती है और इसके साथ होती है एक एक्चुएटिंग कमानी। कंपेंसेटिंग कमानी यानी कि स्प्रिंग के साथ एक एक्चुएटिंग स्प्रिंग भी लगाई जाती है और इसे डीसी एसी दोनों सप्लाई से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। डीसी एसी आपकी जो मर्जी उससे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, और हाँ, डी सप्लाई के साथ एक हीटिंग एलिमेंट होता है। जैसे ही हीटिंग एलिमेंट हीट देते हैं इसे, ये हीट होता है, फिर ये आगे जो आपकी एक्चुएटिंग कमानी है वो हीटअप होती है और फिर हमारा कंपेंसेटिंग कमानी के थ्रू वो हमारे डिफ्लेक्शन दिखाती है। देखते हैं, चलिए कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके अंदर क्या क्या है। दो द्विधात्विक कमानी है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप, जिसे कि एक्चुएटिंग और कंपेंसेटिंग कमानी कहते हैं। इसके अतिरिक्त यंत्र में क्या है, एक हीटिंग एलिमेंट लगाए, एक सुई यानी कि कांटा है, एक संकेतक है और एक पैमाना है। अब वर्किंग मेथड, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है देखते हैं। उष्मक तंतु जो आपने हीटिंग एलिमेंट लगाया, जैसे ही ये उष्मा के प्रभाव से क्या होगा, एक्चुएटिंग कमानी जो इसके ऊपर लगी थी वो गर्म होगी। सो इस कमानी में नरम धातु के एक और मुड़ने के कारण अब क्या होगा, नरम धातु गर्म होकर एक और मुड़ता जाएगा, एक टॉर्क उत्पन्न होगा। अब ये जो टॉर्क उत्पन्न हुआ ये दूसरी द्विघातिक कमानी यानी कि कंपेंसेटिंग कमानी के द्वारा विकसित होकर अधिकतम केवी आवश्यकता के अनुरूप विक्षेप दर्शाएगा, ठीक है। यानी कि एक्चुएटिंग कमानी थी वो पहले क्या होगी, गर्म होगी, गर्म होकर वो मुड़ने लगेगी, जिससे टॉर्क विकसित होगा जो कि कंपेंसेटिंग कमानी में जाएगा और आगे वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जिनमें से एक तो वर्तमान केवी खपत को दर्शा रहे हैं, यानी कि जो अब प्रेजेंट टाइम पे केवी खपत कितनी है, और दूसरा संकेतक क्या है, केवी आवश्यकता को दर्शाता है, डिमांड को दर्शाता है, जो वर्तमान केवी खपत से लगभग 20 से 25 गुना हो। एक तो नॉर्मल खपत को दर्शाएगा, एक मैक्सिमम खपत को दर्शाएगा, जो कि 25 से 30 खपत यानी कि कंजम्पशन होता है, ठीक है। कंजम्पशन को इंग्लिश में खपत कहते हैं। बात करें स्पेसिफिकेशन की, तो यह यंत्र विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर यानी कि हीट इलेक्ट्रिकल के हीटिंग इफेक्ट पर आधारित होता है और ये प्रभाव की दिशा में निर्देशित नहीं होता। अतः इस यंत्र का उपयोग एसी तथा डीसी दोनों सोर्स पर किया जा सकता है, यानी कि इस प्रभाव का दिशा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए हम लोग एसी तथा डीसी दोनों सोर्स पर इसी काम में ले सकते हैं। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करेंगे अर्थ। आपको पता है कि हम लोगों ने अर्थिंग के लिए, मैंने अलग से वीडियो बनाया, अर्थिंग के लिए क्या करेंगे, हमको जमीन में एक क्या लगाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, ठीक है, वायर लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, प्लेट लगाते हैं, जिससे कि अर्थ का रेजिस्टेंस कम से कम हो और सारा करंट जमीन में चले। अब अर्थ का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, यानी कि अर्थ या अर्थिंग का जो आपने अर्थिंग लगाई है उसमें रेजिस्टेंस प्रॉपर है या नहीं, ये आप मेजर करने के लिए अर्थ टेस्टर का प्रयोग करते हैं। तो हम बात करेंगे कि भूमि का प्रतिरोध मापने के लिए, भूमि का प्रतिरोध मापने के लिए अर्थ टेस्टर का उपयोग किया जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड की सही स्थिति, यानी कि जो भी आपका अर्थ इलेक्ट्रोड है इसकी सही स्थिति जानने हेतु इस यंत्र के द्वारा अर्थ रेजिस्टेंस मापा जाता है। इस यंत्र के द्वारा अर्थ रेजिस्टेंस मापा जाता है, जिससे कि अर्थिंग की गुणवत्ता बनी रहे, जिससे अर्थिंग की गुणवत्ता हमारी बनी रहे। अर्थ टेस्टर को अर्थ टेस्टर मेगर भी कहा जाता है। जो आपका अर्थ टेस्टर है ना, इसे अर्थ टेस्टर मेगर भी, यानी कि जो अर्थिंग आप कर रहे हैं वो मेगर के थ्रू करते हैं, इसीलिए मैं इसे अर्थ टेस्टर मेगर भी कह सकता हूँ, ध्यान रखेंगे। यानी कि बेसिकली हम लोग अर्थ टेस्टर के द्वारा आप जो घरों के बाहर अर्थिंग करते हो, अर्थिंग मीनिंग क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू एकदम कम रहे, ठीक है। वैसे तो हम लोग 0 मानते हैं, मगर फिर भी 5 से 8 ओम के बीच रहती है, 5 से 8 ओम के बीच अर्थिंग रहनी चाहिए। अब ये क्या होता है, धीरे धीरे अर्थिंग कम हो जाती है क्योंकि ड्राई हो जाती है, तो समय समय पर पानी डालना आवश्यक है, नमक और चारकोल डालना आवश्यक है। मगर अब रेजिस्टेंस कितना कम है ये कैसे नापेंगे हम लोग, मेगर की मदद से, क्योंकि मेगर रेजिस्टेंस नापता है, मेगा ओम तक नाप सकते हैं, ठीक है। मेगर के द्वारा हम लोग मेगा ओम तक रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। और अर्थिंग का टेस्ट करने से हमें ये पता पड़ता है भाई मेरी गुणवत्ता कितनी अच्छी है अर्थिंग की। और ध्यान रखेंगे, अर्थिंग का रेजिस्टेंस जितना कम होगा अर्थिंग उतनी ही अच्छी होती है, अर्थिंग उतनी ही अच्छी होती है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन, इसके मुख्य वाक्य होता है, एक हाथ से चलने वाला जनरेटर होता है। कभी भी मेकरों को आप सप्लाई नहीं देते, एक जनरेटर होता है, यानी कि देखो 2 मैग्नेट रखे होते हैं, उसके पीछे कंडक्टर। अब उस कंडक्टर हमें हाथ से घुमाना पड़ता है, ठीक है। क्रैंक से जुड़ा एक क्लच होता है जिसकी गति को नियंत्रित करके उत्पन्न की गई वोल्टेज को हम लोग स्थिर रखते हैं। रोटरी करंट रिवर्सन, रोटरी करंट रिवर्सन होता है, ये स्विच शाफ्ट पर लगा होता है, इसका प्रयोग डीसी करंट को एसी में, अब आपको पता है डीसी करंट आई तो डीसी करंट को एसी में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अर्थ टेस्टर के समय केवल एसी ही अर्थ में, जब आप अर्थ की टेस्टिंग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एसी ही गुजारी जाती है, क्योंकि डीसी का प्रयोग करने से विद्युत अपघट्य यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और जिससे पाठ्यांक दोष देगा। इसीलिए ध्यान रखेंगे अर्थिंग के समय सिर्फ एसी करंट का इस्तेमाल करेंगे। सिंक्रोनस रोटरी रेक्टिफायर, जब धरती में से एसी करंट फ्लो हो रही हो,
तो इसमें एसी वोल्टेज ड्रॉप होगा, बिल्कुल अगर वोल्टेज फ्लो हो रहा है तो एसी वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो मीटर के ओम मीटर को डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। जो आपका ओम मीटर है उससे क्या होगा, डीसी वोल्टेज, जो आपने ओम मीटर कनेक्ट करा है जिससे हम रेजिस्टेंस नापेंगे, उसे एक वोल्ट डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होगी। तो इसलिए एसी वोल्टेज ड्रॉप को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करना होता है। इस उद्देश्य के लिए हम लोग एक रेक्टिफायर का कनेक्शन देंगे। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर दे दिया, जो कि जनरेटर की शाफ्ट पर ही बना होता है, जो कि और ज़्यादा नहीं, अगर आपको नहीं चाहिए अगर रेक्टिफायर, तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार कम्यूटेटर लगा के भी ये काम कर सकते हैं। ओम मीटर, अब ओम मीटर में परस्पर लंबवत दो कॉइल प्रेशर एंड करंट कॉइल लगी रहती है। ये दोनों कॉइल ही एक स्पिंडल, मैंने आपको ओम मीटर पढ़ाया था, ध्यान हो आपको, अगर कुछ भूला बिसरा याद हो तो ओम मीटर मैंने आपको कल की वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अब बात करते हैं वर्किंग मेथड। तो अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस मापने के लिए दो लोहे की छड़ें आवश्यक। अब कैसे नापते हैं देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ डायग्राम दे रखा है क्या, देखिए ये रहा। अर्थ में क्या है, दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड, ये अर्थिंग होती है आपकी, अर्थिंग के बीच में दो इलेक्ट्रोड नाप के बार बार हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं थ्योरी थोड़ी सी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस मापने के लिए दो लोहे की छड़ें आवश्यक दूरी पर जमीन में गाड़ते हैं। एक तो मेन इलेक्ट्रोड ई से सहायक इलेक्ट्रोड पी की दूरी लगभग 12.5 और छड़ सी की दूरी लगभग 25 मीटर होनी चाहिए, 25 मीटर होनी चाहिए। चलिए, अब मीटर की प्रेशर कॉइल P1 तथा करंट कॉइल को आपस में जोड़ दिया जाता है। फिर अर्थ E को P1 से तथा C1 को जोड़ दिया जाता है, यानी कि जो पिन है E की उसे P1 तथा C1 से जोड़ दिया जाता है, और दबाई गई लोहे की छड़ें P तथा C को P2 और C2 से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। अब जैसे आप हैंडल को घुमाओगे, हैंडल को घुमा के हम लोग वोल्टेज पैदा करेंगे, तो हैंडल को घुमाकर मीटर के पैमाने पर रेजिस्टेंस के मान को पढ़ा जा सकता है। करंट कॉइल परीक्षक कॉइल में जाने वाली, यानी कि जो सीसी कॉइल में जाने वाली धारा के अनुपात में होती है, जबकि प्रेशर कॉइल की करंट रेजिस्टेंस के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज के अनुपात में होती है। इसीलिए मापी यंत्र की करंट कॉइल वोल्टेज ड्रॉप विधि में एम्पियर मीटर की भांति कार्य करती है। वह प्रेशर कॉइल जो होती है आपकी, वो 1 वोल्ट मीटर की भांति कार्य करेगी। छोड़िए, सारी बात क्या है कि अर्थ टेस्टर के द्वारा सीधे ही रेजिस्टेंस का मापन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने हैंडल से इसको घुमाना स्टार्ट करा, आप लोगों ने सभी ने शायद लैब में देखा भी होगा अर्थ टेस्टर क्या होता है। यहाँ इसका स्केल होता है, करंट कॉइल जो यहाँ से सप्लाई देता है आगे हमें, डिफ्लेक्शन है, यहाँ देखिए परमानेंट मैग्नेट भी लगी हुई है, और इनका कनेक्शन सीधे आगे दे रखा है। ये C1 P1 को तो डायरेक्ट E से जोड़ दिया, और C2 को C से और P2 को P से। एक मेन जो अर्थिंग में लगा दिया जाता है पहले एक सरिया, ठीक है, उसके बाद दो सरी और लगाए जाते हैं। एक सरी को लगभग 12.5 और दूसरे को 25 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, और फिर इन दोनों के बीच जो जमीन में आप डालोगे वहाँ पर पानी डाल दिया जाएगा थोड़ा। उसके बाद हम लोग अपना अर्थ नापते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अर्थ का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। और ये वैल्यू सीधा हमें डिफ्लेक्शन के थ्रू शो होगा, 0 है या इन्फिनिटी है या कितना है, वो सारी वैल्यूज हमें इस मीटर में शो हो जाएगा। तो इसी प्रकार अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर दर्शाई गई दूरी पर छड़ें गाड़कर कम से कम 3। अच्छा, अब ऐसा है कि धीरे धीरे हम इस डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम इस डिस्टेंस को बढ़ाकर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को मेजर करेंगे, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करेंगे। अब बात करते हैं मेगर क्या होता है। तो अर्थ का रेजिस्टेंस नापने वाला यंत्र मेगर अथवा अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर कहलाता है। जो अर्थिंग का, जमीन में जो अर्थिंग है उसका रेजिस्टेंस नापे उसे मेगर या अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर कहा जाता है। इसमें 500 वोल्टेज डीसी उत्पन्न करने वाला जनरेटर के उपयोग किया जाता है। कितने वोल्टेज, 500 वोल्ट डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, और यंत्र की संरचना डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होती है। तो मेगर का ध्यान रखेंगे, सबसे पहली बात डायनामोमीटर टाइप का संरचना होती है, और दूसरी बात 500 वोल्टेज डीसी जनरेटर के द्वारा, जो घुमाने वाला जनरेटर है ना, उसके द्वारा हम लोग 500 वोल्ट, ठीक है, 500 वोल्टेज डीसी उत्पन्न कर सकते हैं। यदि इस यंत्र में 5000 वोल्ट डीसी उत्पन्न करने वाला जनरेटर प्रयुक्त किया जाए तो लगभग हम लोग देखिए 1 लाख मेगा ओम तक रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। और ऐसा यंत्र इंसुलेशन टेस्टर या अर्थ टेस्टर कहलाता है। आपको देखा होगा कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो उनका रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए इंसुलेशन टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 5000 वोल्ट तक तो पैदा करेगा, और उसके बाद लगभग 1 मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस नापेगा, 1 मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है। अब कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी, ये डायनामोमीटर टाइप जनरेटर यंत्र के समान होता है, जिसमें एक प्रेशर कॉइल तथा एक करंट कॉइल होती है। प्रेशर कॉइल को एक हाई रेजिस्टेंस, आपको पता है कि प्रेशर कॉइल पे हम हाई रेजिस्टेंस मान वाला सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, और ये सोर्स के साथ पैरेलल में, प्रेशर कॉइल हमेशा पैरेलल में, और करंट कॉइल को एक निम्न रेजिस्टेंस वाले सीरीज रेजिस्टेंस R2 के द्वारा सोर्स के सीरीज क्रम में कनेक्ट किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए ये इसका कुछ डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा, सारी कॉइल्स वगैरह कनेक्ट कर रखी है। चलिए, सो अंदर की कंस्ट्रक्शन से हमें को लेना देना है। स्पेसिफिकेशन देखिए,
यंत्र के द्वारा जनित्र की घूर्णन गति, आपको ये तो पता पड़ गया 500 वोल्ट तक का वोल्टेज जनरेट करता है, मगर इसकी घूर्णन गति कई बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है 140 से 160। तो अगर आपको 120 से 150 है ना तो ये भी सही टिक करेंगे, ठीक है। कई बार 120 से 150 आता है और 140 से 160 भी आ सकता है। एक अन्य प्रकार के अर्थ टेस्टर में डीसी जनरेटर के स्थान पर मैग्नेटो टाइप अल्टरनेटर, मैग्नेटो टाइप अल्टरनेटर क्या होता है, जो अर्थ इलेक्ट्रोड से एसी फ्लो करता है और मूविंग कॉइल यंत्र के समान प्रचालन के लिए एसी को रोटरी रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में। अब आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट डीसी पे कार्य करेगा, तो हम लोग एसी को डीसी में रोटरी रेक्टिफायर के द्वारा कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये था आपका अर्थिंग का रेजिस्टेंस नापने के लिए अर्थ टेस्टर। अब टेकोमीटर, तो टेकोमीटर का दोस्तों मैं आपको बताऊँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे इलेक्ट्रिकल डबल ई प्रैक्टिकल वीडियो लिस्ट, तो वहाँ पे आपको टेकोमीटर मिलेगा, डिजिटल टेकोमीटर और एनालॉग टेकोमीटर, ठीक है। दोनों ही तरह के मैंने टेकोमीटर का आपको वीडियो बना के देख रखा है, तो आप वहाँ जाएं और ये वीडियो जरूर देखें, ठीक है, जरूर जाएं और वीडियो को एक बार देखें। सो टेकोमीटर दो ग्रीक शब्दों एवं मेट्रोन से मिलकर बना हुआ है। टेको का तात्पर्य गति एवं मेट्रोन का तात्पर्य मापने से होता है। अतः टेकोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो मोटर, जनरेटर या किसी भी रोटेट होने वाली चीज की गति नापने में प्रयोग किया जाता है। जो मापक यंत्र वैद्युतिक मोटर की घूर्णन गति तथा वाहन की घूर्णन गति मापता है वो टेकोमीटर कहलाता है, ठीक है। वैद्युतिक मोटर्स की गति कैसे नापते हैं हम लोग, राउंड पर मिनट आरपीएस, कुछ लोग आरपीएस भी नापते हैं जिसे कहते हैं राउंड पर सेकंड, तथा वाहनों की गति किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त की जाती है। ये यंत्र मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका मैकेनिकल टेकोमीटर, एक होता है आपका मैकेनिकल टेकोमीटर और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल। सो मैकेनिकल टेकोमीटर किस तरह का होता है देखिए, इसमें मुख्यतः वाहन के पहिए से जुड़ा एक व्हील गियर तथा पिनियन होता है। पिनियन एक केबल के द्वारा यंत्र के पिनियन को घूमने की गति निर्धारित करता है। अब देखो ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, मैं आपको दिखाऊं। इस तरह का मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है आपका, ठीक है। आगे क्या इसकी एक नोब लगी रहती है, इस नोब को हम लोग जो भी घूमने वाली चीज़ें उस पर टच करते हैं, तो जितनी तेजी से यंत्र घूम रहा है उतनी तेजी से ही हमारी नोब घूमने लगती है और उसी के द्वारा हमें अपना मेजरमेंट मिलता है। तो पिनियन एक केबल के द्वारा यंत्र के पिनियन को घूमने की गति स्थानांतरित करता है। यंत्र का पिनियन अलार्म घड़ी के समान अनुपातिक गियर्स के द्वारा वाहन की तात्कालिक गति, वाहन की जो तात्कालिक गति है वो दर्शाता है, यानी कि कुल दूरी दर्शाएगा। यांत्रिक टेकोमीटर का उपयोग दोपहिया वाहनों की रेखीय गति तथा वैद्युतिक मोटर आदि की घूर्णनी गति ज्ञात करने में करता है। अब आता है इलेक्ट्रोटेकोमीटर। अच्छा, इलेक्ट्रोटेकोमीटर भी दो तरह के होते हैं, क्योंकि इनमें वैद्युतिक और इलेक्ट्रॉनिक संवेदी युक्ति भी पाई जाती है, की जा सकती है, इसीलिए वैद्युतिक टेकोमीटर को टेको जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। और ये दो मुख्य प्रकार के होते हैं, एक तो डीसी और एक एसी, डीसी और एसी। अब बात करते हैं डीसी टेकोमीटर। देखिए ये रहा डीसी टेकोमीटर आपके सामने, चलिए। सो इस यंत्र में मुख्यतः एक आर्मेचर होता है जिसे वाहन के किसी घूर्णनीय भाग से कनेक्ट करके, तो ये भी इसी तरह से होता है, ठीक है। सॉरी, जो हमने पहले बताया था ना वो है इस तरह का, इसे किसी वाहन के घूमे भाग से कनेक्ट किया जाता है। आर्मेचर स्थायी चुंबकों के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। अब जैसे ही ये घूमेगा तो इसके साथ कनेक्टेड आर्मेचर घूमेगा और ये अपने अंदर जो चुंबकीय बल लेखा होगा छेदन करेगा, जिसके फलस्वरूप आर्मेचर कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाएगा, जिससे एक चल कॉइल वोल्टमीटर से मापा जा सकता है। अब कितना ईएमएफ पैदा होगा इसे हम लोग एक मूविंग कॉइल वोल्टमीटर से नाप सकते हैं। मापा गया जो ईएमएफ है इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा की रेखीय गति में व्यक्त कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। और इस सर्किट में करंट मान को लिमिट करने के लिए एक पोटेंशियोमीटर भी प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा, अब जो नोब है वो नोब घूमेगी मीटर की, तो मीटर की नोब घूमने के साथ अंदर उसके आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर के बीच में चुंबकीय फ्लक्स है तो वो कटेगा, तो ईएमएफ पैदा होगा। और इस ईएमएफ की वैल्यू को मैं स्पीड में कन्वर्ट करके आपको स्पीड शो कर सकता हूँ, स्पीड हमारी शो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टेकोमीटर का कुछ अरेंजमेंट, ठीक है। डायरेक्ट टेकोमीटर को इसकी नोब को यहाँ पे टच किया जाता है, डायरेक्ट यहाँ पे टच किया जाता है। तो इसका प्रयोग वाहनों की घूर्णन गति के अनुरूप ही उत्पादित ईएमएफ की दिशा होती है। आउटपुट वोल्टेज का मान लगभग 10 मिलीवोल्ट पर मिनट रोटेशन होता है, यानी कि आरपीएम होता है, जिसे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट से सुगमता एवं यथार्थता से मापा जा सकता है। डीमेरिट, यहाँ आर्मेचर करंट बहुत उच्च होती है, यहाँ आर्मेचर करंट बहुत उच्च होती है और वाहनों की उच्च गति के कारण वोल्टमीटर का पाठ्यांक नॉन लीनियर होता है। कम्यूटेटर तथा ब्रश का समय समय पर हमें क्या करता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। जो कम्यूटेटर आपने लगाया और ब्रश, इसीलिए महंगा होता है। अब डीसी टेकोमीटर के बाद बात करेंगे हम लोग एसी टेकोमीटर की। एसी टेकोमीटर क्या होता है? सो इस यंत्र में एक रोटर होता है जो स्थायी चुंबक होता है और जिसे वाहन के किसी घूर्णनीय भाग से कनेक्ट किया जाता है, वाहन के किसी भी घूर्णनीय भाग से कनेक्ट कर दिया जाता है और ये कनेक्ट करने के बाद स्पीड दर्शाता है। तो ठीक है, सारी बातें छोड़ो। पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में परिवर्तित करने के लिए एक फिल्टर कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे। इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे, जो एसी टेकोमीटर है वहाँ पे हम लोग एक पल्सेटिंग, एक फिल्टर कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में परिवर्तित करने के लिए, बस, बाकी कोई काम की चीज़ नहीं है। कम्यूटेटर तथा ब्रशेस की आवश्यकता नहीं है इसमें, अतः इस यंत्र को अनुरक्षण की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं है। वाहन तथा यंत्र की उच्च गति पर स्टेटर का अपघात यानी कि रिएक्टेंस बढ़ जाता है, अतः वोल्टमीटर कॉइल का रिएक्टेंस स्टेटर कॉइल के रिएक्टेंस से अधिक रखा जाता है।
कि जो वोल्ट मीटर की कॉइल का रिएक्टेंस है वो स्टेटर की कॉइल से रिएक्टेंस से अधिक होगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है हमें, और काफ़ी कोई बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पर आधारित यंत्र विकसित हो गए। अब इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, देखिए इस तरह से एक यंत्र होता है, ठीक है, इसमें आगे नोब लगा रहता है, यहाँ पे है ना एक लेजर लाइट निकलती है। अब इस लेजर लाइट को जो भी अपने को जिसकी भी स्पीड नापनी है उसके ऊपर लगाया जाता है, और जैसे ही आप इसे उसके ऊपर लगाओगे वो आपकी स्पीड को मेजर करके बता देगा, वो उसकी स्पीड को मेजर करके बता देगा। तो ये होता है आपका टेकोमीटर। अब टेकोमीटर के बताते हैं टोंग टेस्टर दोस्तों। तो टोंग टेस्टर एक वीडियो है जो मैंने आपको चैनल पे बना के दे रखा है, और सबसे अगर मैं बताऊं मेरे चैनल की जो सबसे अच्छे व्यू वाली वीडियो है वो वही है। टोंग टेस्टर की वीडियो पे काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो आप एक बार जाएं और उस वीडियो को जरूर देंगे, ठीक है, एक बार जाके उस वीडियो को जरूर ऑन करें। सो टोंग टेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टोंग टेस्टर क्या करता है, देखिए सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज नाप सकते हैं, बट एक डायरेक्ट होता है ना यार कि मैं इंस्ट्रूमेंट अमीटर कनेक्ट करूँ, वोल्ट मीटर, मानो एक सप्लाई जा रही है आपके घर में, आपको उसकी करंट नापनी है, तुरंत चेक करनी आ रही है नहीं आ रही है, या करंट है तो कितनी है। तो आप लोग टोंग टेस्टर क्या है, एक इस तरह से होता है, डिवाइस होता है एक तरह से, इसमें एक ये होता है और एक ऐसे होता है, और इसमें हैंडल लगा रहता है, ठीक है। तो इसको दबा के अंदर पूरा पैक कर देता हूँ, वायर के अंदर लटका दिया जाता है, और ये आपको सीधे के सीधे करंट दे देता है। तो इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, जाएं और एक बार वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल अपना बनाया था तब वो वीडियो डाली थी, तो थोड़ा क्या एडिटिंग वगैरह अच्छी नहीं है, बाकी बहुत कुछ उसमें कमियाँ हैं, तो वो आप देख लें। किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में बिना किसी बाधा के विद्युत धारा को मापने के लिए बिना किसी रुकावट के सीधे क्या करा, हैंडल लिया, उसमें टांग दिया और हो गया काम। टोंग टेस्टर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे साधारण भाषा में क्लिप ऑन यानी कि किसी में भी लटका दिया जाए, क्लिप ऑन टेस्टर भी कहा जाता है। यह मापक यंत्र केवल उस समय कार्य करता है जब धारा उसके विक्षेपण क्षेत्र में प्रवाहित होती है। जब करंट फ्लो होगी तभी ये कार्य करेगा, अन्यथा ये कार्य नहीं करेगा। यह यंत्र पारस्परिक प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। करंट मापन के लिए यानी कि करंट को मेजरमेंट करने के लिए टोंग टेस्टर के यानी कि जो उसका दांत टाइप होता है उसे खोलकर चालक तार के चारों ओर लगा दिया जाता है और बंद होने दिया जाता है। अतः इसके आशंकित पैमाने पर स्केल संकेतक की स्थिति को पढ़कर धारा का मान, ये देखिए इस तरह से होता है, ये जो ना इसके बीच में हैंडल खुलने वाला होता है, यहाँ से अपन दबाएंगे तो ये खुल जाएगा और तार के बीचों बीच आ जाता है। तो इसके द्वारा मुख्य पैनल एसी वेल्डिंग जनरेटर 3 फेज यानी कि जहाँ जहाँ हाई करंट आती है वहाँ वहाँ अपन करंट का मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। सो जो वीडियो मैंने बना रखा है ना वो वीडियो आप जरूर जाके देखें। अगली चीज़ आती है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। तो यदि किसी प्रतिरोध तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यदि किसी प्रतिरोध तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह गर्म हो जाएगा। अब गर्म हो जाएगा तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, और इसी सिद्धांत के उपयोग के आधार पर हम लोग विद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं। यानी कि लंबाई में वृद्धि इज प्रोपोर्शनल टू हीट, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी लंबाई में वृद्धि, करंट बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी, और विद्युत धारा बढ़ेगी तो लंबाई में भी वृद्धि होगी। तो मैं कह सकता हूँ जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे तो लंबाई में वृद्धि होगी। तो ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इतने काम का नहीं है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम लोग करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे लंबाई बढ़ेगी। इस सिद्धांत पर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट काम करता है, इसी सिद्धांत पर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट काम करता है। बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। गुण और अवगुण देख लेते हैं इसके। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव उसकी दिशा से निर्देशित नहीं होता। असल इस यंत्र का उपयोग एसी तथा डीसी दोनों प्रकार के विद्युत धारा मापन के लिए, यानी कि हम लोग जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है इसका उपयोग एसी व डीसी दोनों में कर सकते हैं। इस यंत्र का उपयोग हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी वाली एसी इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए भी किया जा सकता है, एसी करंट नापने के लिए भी किया जा सकता है। बात करें यदि डीमेरिट्स की, तो विद्युत धारा द्वारा जनित ऊष्मा विद्युत धारा मान के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी कि जो हीट पैदा हुई ये H = I² RT उसके रेजिस्टेंस और उसके जो तापमान के वर्ग के समानुपाती होती है। इसलिए इस यंत्र का पैमाना अनुपातिक नहीं होता, यानी कि पहले तो ऐसा चिपका होगा, फिर दूर और फिर ज़्यादा दूर होगा। इस यंत्र की सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इस यंत्र का उपयोग केवल अमीटर के रूप में किया जा सकता है, वोल्ट मीटर में नहीं, क्योंकि प्रतिरोध तार में पर्याप्त मात्रा में विद्युत धारा प्रवाह आवश्यक है, जबकि वोल्ट मीटर में विद्युत धारा का प्रवाह नगण्य रखा जाता है। और इस यंत्र की विद्युत शक्ति खपत अधिक होने के कारण इसका उपयोग माइक्रो या मिली एम्पियर्स मान के विद्युत धारा मापने के लिए नहीं किया जाता, ठीक है। हाई करंट मेजरमेंट के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा, हाई करंट मेजरमेंट के लिए ही सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग उपयोग करेंगे, ध्यान रखें। तो ये हो गया आपका हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। देख रहे हैं एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे कवर होते जा रहे हैं, और बहुत ही जल्द हमारा भी चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आता है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। तो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है। सो यदि दो भिन्न भिन्न धातुओं की क्षणों को गर्म तथा ठंडे सिरों के बीच कुछ तापमान उत्पन्न कर दिया जाए तो उन क्षणों के मध्य में एक ईएमएफ उत्पन्न होगा। मानो एक ठंडी एक गर्म है तो एक ईएमएफ उत्पन्न होगा, और यही प्रभाव, ये जो प्रभाव है ईएमएफ उत्पन्न होने का, यही पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ये प्रभाव पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। और इस प्रकार उत्पन्न ईएमएफ को पीजो ईएमएफ, जो गर्म और ठंडे 2 पॉइंट के डिफरेंस के बीच में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, इस ईएमएफ को पीजो ईएमएफ कहा जाता है।
सो दो भिन्न धातुओं की यह युक्ति थर्मोकपल कहलाती है। इस प्रभाव की खोज सीबेक, अच्छा इसे सीबेक का इफेक्ट भी कहते हैं कि दो अलग अलग पॉइंट्स आप लोगों ने अगर 10th में या 12th में पढ़ा होगा। देखिए एक को गर्म किया जाता है तो दूसरे में ताप का स्थानांतरण हो जाता है, तो इसी के द्वारा पीजो इफेक्ट आता है, पीजो ईएमएफ उत्पन्न होता है और इसे थर्मोकपल कहलाती है। ये दो विभिन्न धातुओं की यह युक्ति थर्मोकपल कहलाती है और इस प्रभाव की खोज, ये जो प्रभाव है इसकी खोज सीबेक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? सीबेक नामक वैज्ञानिक ने की थी। बात करते हैं अब कंस्ट्रक्शन की। तो इस यंत्र में मुख्यतः दो भिन्न धातुओं जैसे कॉन्स्टेंटन एवं आयरन, इसमें ये चीज़ पूछी जाएगी, बताओ वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो विभिन्न धातु के इलेक्ट्रोड होती है, छड़ होते हैं, तो आपका थर्मोकपल, जिसमें एक ओर के सिरे आपस में जोड़ दिए जाते हैं और दूसरी ओर के सिरों को ठंडा रखने के लिए उन्हें पीतल अथवा तांबे से बने ठोस कनेक्टर की मदद से कनेक्ट किया जाता है। देखेंगे ऊपर, ये देखिए इन्हीं संयोजकों से एक मूविंग कॉइल मिलीमीटर संयोजित कर दिया जाता है। धातु छड़ों के जोड़ को विद्युत धारा जनित उष्मा से कनेक्ट कर गर्म करने के लिए एक हीटिंग एलिमेंट, ये एक हीटिंग एलिमेंट है, इससे दोनों एलिमेंट को कनेक्ट करा और इन्हें गर्म होने दिया। और फिर यहाँ से क्या देखिए, ये दोनों ठंडे जोड़ है, आयरन रोड से कनेक्ट करा, एक आयरन रोड है और एक कॉन्स्टेंटन रोड है, कॉन्स्टेंटेन रोड है, और ये गर्म होगा। फिर आपको क्या है, करंट मेजरमेंट जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। वर्किंग इतने काम की खास तो नहीं, वैसे देखो इस यंत्र के जैसे हीटिंग एलिमेंट में से करंट फ्लो होगी तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा से धातु के दोनों छोर है वो गर्म हो जाएंगे, तो गर्म तथा ठंडे जोड़ों के बीच थर्मो ईएमएफ विकसित हो जाएगा। फलतः अधिक गर्म क्षण की ओर से कम गर्म क्षण की ओर विद्युत धारा का प्रवाह, आपको पता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और यंत्र का पैमाना वांछित एम्पियर माप सीमा में विद्युत धारा का मापन करके दिखा देगा। तो जो हमारा कॉन्स्टेंटेन आयरन युग्म यंत्र का उपयोग 900 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पर किया जाता है। एक थर्मोकपल में, जो एक थर्मोकपल में इसमें लगभग 15 मिली वोल्ट ईएमएफ विकसित होता है। अतः बड़ी माप सीमा वाले यंत्रों में एक से अधिक थर्मोकपल प्रयोग किए जाते हैं, एक से अधिक थर्मोकपल प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। जो अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ 15 मिली वोल्ट नापने अपन, 15 मिली वोल्ट ईएमएफ आ रहा है, तो अगर आपको ज़्यादा नापना है तो हम लोगों को ज़्यादा थर्मोकपल लगाने पड़ेंगे। लाभ की बात करें तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव उसकी दिशा में से निर्देशित नहीं होता, ठीक है, कभी भी उसकी दिशा से निर्देशित ना होकर। अतः इस यंत्र का उपयोग एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की विद्युत धारा नापने के लिए किया जा सकता है। एसी व डीसी दोनों तरह की विद्युत धारा नापने के लिए किया जाएगा। इस यंत्र का उपयोग मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली एसी विद्युत धारा नापने के लिए भी किया जा सकता है। यानी कि हम लोग मेगाहर्ट्ज, आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा मेगाहर्ट्ज वाली एसी फ्रीक्वेंसी नापने के लिए भी किया जा सकता है। बात करें हानियों की तो इस यंत्र का उपयोग केवल अमीटर में किया जा सकता है, वोल्टीमीटर में नहीं, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट में पर्याप्त मात्रा में विद्युत धारा फ्लो होना आवश्यक है और आपको पता है वोल्टीमीटर में करंट का मान कम रखा जाता है। बात करें इस यंत्र की विद्युत शक्ति खपत अधिक होने के कारण, विद्युत शक्ति की खपत अधिक है, इस कारण इसका उपयोग मिली माइक्रो एम्पियर मान की विद्युत धारा नापने के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप बोलें कि यार माइक्रो एम्पियर में मैं करंट नाप लूँ तो इसके द्वारा वो चीज़ नहीं की जा सकती। तो हॉट वायर और थर्मोकपल हाई, होप आप लोगों को ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं हमारा, चलिए लास्ट पेज रह गया हमारा, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। आप लोग जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसका कैलिब्रेशन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले देखेंगे वैद्युतिक राशियों के मापन के लिए समय समय पर विविध प्रकार के मापन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन मापक यंत्रों का कैलिब्रेशन उचित प्रकार से न होने पर मापी गई राशि के मान में त्रुटि आ सकती है, जिसके कारण मापन यंत्रों का पाठ्यांक प्रभावित हो जाता है। तो यानी कि कैलिब्रेशन, एक किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्ड से नापना, भाई तू 15 वोल्ट के लिए तो उसे कैसे कैलिब्रेट करेंगे, तो एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा उसे नापा जाता है और 15 वोल्ट का किया जाता है। तो मापक यंत्रों के आशांकन के लिए इन्हें कक्ष यानी कि रूम टेम्परेचर पर जांचना, रूम टेम्परेचर पर जांचते हैं हम लोग, हर चीज़ रूम टेम्परेचर पर जांचते हैं। इससे मापन यंत्रों को सर्वप्रथम शून्य पर सेट करते हैं तथा एक मानक माप की दूरी को मापते हैं और आशांकन यानी कि कैलिब्रेशन किए जाने वाले मापक यंत्र द्वारा भी उसी दूरी को मापकर उसके अंतर को जांचते हैं। मानो जो एक सेट हमारा इंस्ट्रूमेंट है उससे नापूंगा और एक जो नया मैंने बनाया उससे नापेंगे और उसके अंतर को जांचेंगे। यदि मापन यंत्र द्वारा मापी गई वोल्टेज में मानक वोल्टेज समान है तो आशांकन की आवश्यकता नहीं है, कैलिब्रेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि अंतर है तो उसका कैलिब्रेशन करना आवश्यक है, उसका कैलिब्रेशन करना आपको आवश्यक है। ये बस इतनी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बात करते हैं आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कई तरह की एरर होती है। पहला है सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमेटिक एरर क्या होती है। सो सिस्टमेटिक एरर वो होती है जिनका कारण पता होता है आपको, ठीक है। ये त्रुटियां किसी दी गई राशि के पुनरावर्तन मापन पर परिवर्तित या स्थिर रहती है। मानो आपने एक रीडिंग ली, दूसरी बार कुछ अलग आई, तीसरी बार कुछ अलग आई, चौथी बार कुछ अलग आई। तो इन त्रुटियों के मूल्यांकन एवं मापन के लिए परिमाण एवं इनके प्रभाव को उचित सुधार के द्वारा नगण्य किया जा सकता है। अब ये त्रुटि भी तीन तरह की है, मापीय, पर्यावरणीय व अवलोकनीय। यानी कि मापीय यानी कि मेजरमेंट करने वाली, पर्यावरण यानी एटमॉस्फेयर, अवलोकन यानी कि हम लोग जो देख के रीडिंग बताते हैं। देखिए मापीय त्रुटि यानी कि वे त्रुटियां मापक यंत्रों की गलत संरचना, या तो मान लो संरचना गलत है
या हमने कनेक्शन कुछ गलत करें, फ्रिक्शन या हिस्टेरिसिस लॉसेस के कारण भी त्रुटियां उत्पन्न हो सकती है। इसके द्वारा क्या है, हमें रीडिंग गलत दिखती है, इसके द्वारा हमें रीडिंग गलत दिखती है। तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिए विभिन्न सुधार कारक लागू किए जाने चाहिए और उपकरण का सावधानीपूर्वक कैलिब्रेशन कर लेना चाहिए। ठीक है, सावधानीपूर्वक कैलिब्रेट कर लो। इन्वायरमेंटल एरर, कभी कभी आपने देखा होगा जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें तापमान, दबाव, आर्द्रता, इन सभी की वजह से प्रेशर, मतलब इस तरह की वजह से इंस्ट्रूमेंट मेरा खराब हो जाता है और गलत रीडिंग देता है। तो इन सबसे सुरक्षा के लिए आपका मापा यंत्र चारों ओर से सुरक्षित होना चाहिए। सबसे पहली बात, चारों ओर से सुरक्षित होना चाहिए और ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां ना ज़्यादा तापमान हो, ना ज़्यादा दबाव हो, ना ही ज़्यादा आर्द्रता हो। ऑब्जर्वेशनल एरर, कई बार क्या होता है, देखिए ये इंस्ट्रूमेंट है आपका, ये मान लीजिए आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये कांटा यहाँ है, मगर क्या है कि कोई व्यक्ति ऐसे टेढ़ा होकर देखता है तो उसको क्या है, इसके पास वाली रीडिंग दिखेगी, और कोई व्यक्ति अगर यहाँ से देखेगा तो उसको ये वाली रीडिंग दिखेगी। तो कहता है जब भी हम थोड़ा अगर ढंग से नहीं देखते तो अवलोकन में त्रुटि आती है या कोई गलत बता देता है, जल्दी जल्दी देखते हैं, तो ये होती है आपकी ऑब्जर्वेशन एरर। सो ध्यान रखना चाहिए पाठ्यांक लेते समय कि आप मापे यंत्र एकदम एक्यूरेट हो और हम एक्यूरेटली इसकी जो रीडिंग्स है वो लें। अगला है रैंडम एरर। सो ये त्रुटि प्रयोगात्मक स्थिति में अचानक परिवर्तन आने से, मान लीजिए आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो कोई अचानक से त्रुटि आ गई, शोर हो गया, मान लो एकदम से आपको किसी ने आवाज़ दी और यहाँ आपकी रीडिंग गलत आ गई, आपका ध्यान भंग हो गया, मान लो आप रीडिंग लेते लेते वहीं अपने महबूब के ख्याल में खोए हुए हो, तो इस वजह से भी रीडिंग्स गलत आ सकती हैं। ग्रॉस एरर, त्रुटियों की इस श्रेणी में पाठ्यांक यानी कि रीडिंग लेने में, रिकॉर्डिंग पढ़ने के दौरान सभी तरह की मानवीय गलतियों को सम्मिलित किया जाता है और पाठ्यांक लेने के पश्चात गणना में की गई त्रुटि भी इसी के अंतर्गत आती है। अब निम्न 2 उपायों के द्वारा इन त्रुटियों से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो डेटा की रीडिंग, रिकॉर्डिंग एवं पाठ्यांक लेते समय विशेष ध्यान रखें, यानी कि इधर उधर कुछ भी देखें नहीं, गलती नहीं करें, और प्रयोगों की संख्या में, यानी कि एक बार मत करो, 2 बार 3 बार करो प्रैक्टिकल, ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आ सकें। सो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर। देखिए अब अध्याय का सार है, क्वेश्चंस है काफ़ी सारे इसमें, देखिए कितने क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं नीचे। लगभग आपके 70 इसके अंदर क्वेश्चन है, और अगर मैं 70 क्वेश्चन आपको कराने बैठूंगा ना तो लगभग 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, और वैसे ही हमारी वीडियो अभी जो है लगभग 50 मिनट की हो चुकी है। सो आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से करके कोशिश करेंगे कि हम ये चैप्टर खुद से कर सकें, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हमारा ये जो इलेक्ट्रिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर था आज खत्म होता है। ठीक है, आज तीसरा दिन से पढ़ते पढ़ते आई होप आपको चैप्टर समझ आ रहा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।